हेलो दोस्तों। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी लोग सुन रहे हैं आर्यन द सुप्रीम स्पिरिट की कहानी, जो कि मेरे द्वारा एडिट की गई है। इस कहानी में आर्यन नाम का लड़का रहता है, जो कि कैसे कैसे शक्तिशाली होते जाता है, उसको आगे पता चलेगा। इस कहानी को सुनने के लिए आपको इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, धन्यवाद। अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। आओ अब कहानी शुरू करें। यह खरगोश भाई बहुत खूंखार है। भले ही वह अचानक पकड़ा गया हो, एक उन्नत प्रशिक्षु को एक मासूम छोटे खरगोश ने काट काट कर मार डाला। दुष्ट प्राणी मर जा। काले चेहरे वाले सेनापति को भी ऐसी घटना की उम्मीद नहीं थी। एक बेहतरीन परीक्षा का नतीजा दरअसल मौत के रूप में सामने आया। उसके सीने में गुस्सा उमड़ पड़ा और एक झटके के साथ उसकी कमर पर बंधी कृपाण खींची गई। उसकी ठंडी रोशनी चमक उठी और उसने जमीन पर पड़े खरगोश की ओर वार किया। खरगोश के पिछले पैर थोड़े मुड़ गए और वह अचानक जमीन से उछल पड़ा। वह 3 फीट ऊंचा उछला, उछलता कूदता रहा और तेजी से लोगों की नजरों से ओझल हो गया। सेनापति, क्या अब मैं योग्य हूँ? पूरा स्थल खामोश था, एक भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। हर कोई उस अद्भुत दृश्य को आत्मसात कर रहा था जो उसने अभी अभी देखा था। काफी देर बाद आर्यन की कमजोर आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। काले चेहरे वाले सेनापति ने दांत पीस लिए, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं जब उसने आर्यन को देखा। मेरी तरफ मत देखो, यह सच में मेरी कोई गलती नहीं है। उसे अभी उस छोटे खरगोश को परेशान करने के लिए किसने कहा था? अच्छाई और बुराई का बदला हमेशा मिलता है और यह कभी नहीं मिटता। यह पुनर्जन्म है और इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। काले चेहरे वाले सेनापति की जानलेवा निगाहों को देखकर आर्यन ने बार बार हाथ हिलाकर सफाई दी। दर्शक एक एक करके आर्यन को देखने लगे। उनकी निगाहें शुरुआती प्रशंसा से कट्टर कट्टरता में बदल गई थीं। वे सभी काले चेहरे वाले सेनापति को घूर रहे थे, मानो कह रहे हों, अगर तुमने आर्यन के एक बाल को भी छूने की हिम्मत की तो हम तुम्हारी जिंदा खाल उधेड़ देंगे। काले चेहरे वाला सेनापति गुस्से से उबल रहा था। वह सचमुच आर्यन के 1000 टुकड़े कर देना चाहता था। हालांकि आसपास के लोगों की आंखों में देखते ही उसके मन में एक गहरी घबराहट सी उठ खड़ी हुई। जनता के क्रोध को ठेस पहुंचाना मुश्किल है, लेकिन मृत्युदंड से तो बचा जा सकता है, लेकिन जीने की सजा से नहीं बचा जा सकता। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे ठेस पहुंचाने के बाद तुम यूं ही निकल जाओगे? हम कोई मौका नहीं। तालियां तालियां तालियां। हल्की तालियां बजीं और काले चेहरे वाले सेनापति के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। वाकई एक प्रतिभा कम उम्र से ही उभर आती है। इतनी कम उम्र में तकनीक साधना में इतना निपुण होना वाकई काबिले तारीफ है। हालांकि सेना में तकनीक साधना को हत्यारों द्वारा हत्या से ज्यादा किसी चीज का डर नहीं होता। सोचो, अगर लगन से जप करते हुए तुम्हारी हत्या कर दी जाए तो तुम क्या करोगे? तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन और मृत्यु मामूली है, लेकिन यह पूरी सेना की जीत पर बहुत बड़ा असर डालता है। काले चेहरे वाला सेनापति धीरे से बोला। आर्यन के दिल में अचानक एक अजीब सा पूर्वाभास हुआ। तो अगली परीक्षा और आखिरी परीक्षा भी। परीक्षा का सार है एक हत्यारे की हत्या से बचना। यह असंभव है। तकनीक साधना मानसिक साधना पर केंद्रित है और प्रशिक्षण में भौतिक शरीर की उपेक्षा की जाती है, इसलिए निकटयुद्ध क्षमता पहले ही कमजोर हो चुकी है। एक तकनीक साधना अभ्यासी को हत्यारे से लड़ने के लिए कहना अवैज्ञानिक है। लोगों को धमकाना, यह तो बहुत ज्यादा बदमाशी है। मैं भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। थल सेना अत्याचारी और दबंग है।
हमने सचमुच अनुभव किया है कि वे नए रंगरूटों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। आर्यन ने अभी तक कुछ कहा भी नहीं था। आसपास के दर्शकों ने पहले ही उसके पक्ष में अपना आक्रोश व्यक्त करना शुरू कर दिया था। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कभी किसी तकनीक साधना साधक को किसी हत्यारे से लड़ते हुए नहीं सुना। भीड़ गुस्से में थी और उड़ती हुई थूक काले चेहरे वाले सेनापति को डुबोने के लिए लगभग पर्याप्त थी। यह अब कोई सामान्य परीक्षा नहीं थी, बल्कि जानबूझकर मुश्किलें खड़ी करने की एक कोशिश थी। कोई भी देख सकता था कि काले चेहरे वाला सेनापति अपना गुस्सा निकाल रहा था। वह अपने सार्वजनिक पद का इस्तेमाल निजी बदला लेने के लिए कर रहा था। चुप! काले चेहरे वाला सेनापति जोर से दहाड़ा। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। थल सेना के एक सेनापति उसे दर्शकों के एक समूह से कब से धमकी मिलनी शुरू हो गई। काले चेहरे वाले सेनापति की उग्र आवाज ने आसपास की सारी आवाजें बंद कर दी। निरंकुश सत्ता के सामने तथाकथित जनमत केवल एक कागजी शेर है जिसे आसानी से भेदा जा सकता है। आर्यन, यह तीसरी परीक्षा, क्या तुम इसे स्वीकार करोगी या नहीं? काले चेहरे वाले सेनापति ने आर्यन को भयावह निगाहों से देखा। आर्यन ने शर्मीली और अजीब सी मुस्कान दी। क्या तुम सच में परीक्षण करना चाहते हो? परीक्षण? काले चेहरे वाला सेनापति दृढ़ था। आर्यन ने एक गहरी सांस ली, धीरे से सांस छोड़ी और फिर कहा, ठीक है, चलो। आर्यन के चेहरे पर गंभीरता थी, मानो वह मौत का डटकर सामना कर रहा हो। नारायण, तुम पीछे मत हटो, यह जीवन मरण की परीक्षा है, बिना दया के मार डालो सौर्जा। काले चेहरे वाले सेनापति की आवाज लगभग उसके दांतों के बीच से दब गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि तकनीक साधना में इतनी उत्कृष्ट प्रतिभा रखने वाले आर्यन के पास करीबी मुकाबले में भी इतना गहरा कौशल होगा। नारायण! सेनापति ने सचमुच नारायण को लड़ने के लिए भेजा है। वह सचमुच गुस्से में है, आर्यन को मौत के घाट उतार देना चाहता है। शैतान राजा नारायण, वह सेनापति के अधीन 10 महान हत्यारों में से एक है। एक मार्शल आर्टिस्ट स्तर का हत्यारा। ऐसा कहा जाता है कि उसका सामना करते समय एक मार्शल सेनापति भी असहाय महसूस करता है। भीड़ में एक बार फिर चर्चाएं शुरू हो गईं। लेकिन ये चर्चाएं गंभीरता से भरी थीं। आर्यन के बारे में कोई भी आशावादी नहीं था। आर्यन की तकनीक साधना चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वह अंततः किसी हत्यारे का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता था। यह सैन्य प्रकार के प्रतिकार का मामला था और तकनीक साधना के साधक हत्यारों से सबसे ज्यादा डरते थे। सेनापति सम्मान के विवाद में जीवन और मृत्यु को शामिल करने की कोई जरूरत नहीं है। इस समय भरत आगे बढ़ा। जो कुछ अभी अभी हुआ था, उसने आर्यन के बारे में भरत की समझ को लगभग पूरी तरह से उलट दिया था। हालांकि तकनीक साधना में अपनी अद्वितीय प्रतिभा के बावजूद यादव के एक अनुचर के रूप में वह अभी भी इस द्वितीय युवा गुरु को विशेष रूप से पसंद नहीं करता था। फिर भी उसे आर्यन की रक्षा करने और उसे अपनी जान के खतरे से बचाने की पूरी कोशिश करनी थी। इस थल सेना में मैं ही सब कुछ तय करता हूँ। तुम क्या हो, दफा हो जाओ। काले चेहरे वाला सेनापति दहाड़ा। उस दहाड़ से भरत के कान के पर्दे झंझना उठे। भरत का दिल थोड़ा धड़का। वह बहुत घबरा गया। यह काले चेहरे वाला सेनापति वास्तव में एक शीर्ष मार्शल सेनापति विशेषज्ञ था और वह एक भी दहाड़ का सामना नहीं कर सका। ऐसा लग रहा था कि यह काले चेहरे वाला सेनापति सचमुच द्वितीय युवा गुरु की जान चाहता था। अपने विचार बदलते हुए भरत ने मना करने पर जोर देना बंद कर दिया, क्योंकि अगर वह मनाता भी रहा तो यह पतंगे के आग में उड़ने जैसा होगा। वह अपनी जान भी गंवा सकता है।
कुछ सोच विचार के बाद भरत ने फैसला किया कि बेहतर होगा कि वह अपनी जान बचा ले और फिर सूर्य परिवार के प्रति वफादार बना रहे। ऐसी बेकार मौत का कोई मतलब नहीं था। अगर वह मर गया तो दूसरे युवा गुरु के पास उसका शरीर लेने के लिए भी कोई नहीं होगा। दूसरे युवा गुरु, बेहतर होगा कि आप अपने लिए प्रार्थना करें। आपका सेवक लाचार है। भरत ने करुणा भरी नजरों से आर्यन को देखा। आर्यन भी नारायण की तरफ शर्माते हुए मुस्कुराई और बोली, चलो, अगर वार करना है तो करो। जैसे ही ये शब्द निकले, नारायण का रूप गायब हो गया। उसने छिपने की तकनीकें सीखी थीं, जिससे वह किसी भी समय गायब हो सकता था, जिससे प्रतिद्वंद्वी के लिए उसका पीछा करना असंभव हो जाता था। जिस क्षण वह अपनी चाल चलता, उसी क्षण वह अपनी खामी प्रकट करता। हालांकि एक तकनीक साधना अभ्यासी के लिए, जो निकट युद्ध में कुशल नहीं था, वह क्षणिक खामी मौजूद नहीं होनी चाहिए थी। नारायण गायब हो गया। आर्यन वहीं खड़ा रहा, मानो स्तब्ध, मानो वह पागल हो गया हो। उसने न तो मंत्र पढ़े, न ही तकनीकें, बल्कि वह दाएं बाएं डोल रहा था, मानो कुछ खोज रहा हो। क्या यह आर्यन पागल हो गया है? किसी हत्यारे का सामना करते समय अगर कोई तकनीक साधना साधक मंत्र पढ़े और तकनीकें अपनाए तो जीत की उम्मीद कम ही होती है, फिर भी बचने की संभावना सीमित होती है। लेकिन वह असल में मंत्र नहीं पढ़ रहा है। क्या वह बस हत्यारे के हमला करने का इंतजार नहीं कर रहा है? दर्शक आर्यन के लिए चिंतित होने लगे। इस आर्यन के पास कोई उम्मीद नहीं है। एक तकनीक साधना साधक का एक हत्यारे से आमने सामने सामना होना निश्चित रूप से बर्बादी है। ऐसी होनहार प्रतिभा के लिए क्या ही अफसोस की बात है। इस तरह बर्बाद होना, पूर्ण शक्ति वास्तव में पूर्ण भ्रष्टाचार की ओर ले जाती है। यह कहावत झूठी नहीं है। दर्शकों ने सिर हिलाया और लगातार आहें भरीं। हालांकि काले चेहरे वाले सेनापति के होठों पर एक व्यंग्यात्मक भाव उभर आया। तुमने मुझे नाराज किया और अब तुम्हारा अंत। हालांकि सूर्य परिवार की प्रतिष्ठा की खातिर मैं आखिरी मुश्किल घड़ी में नारायण को तुम्हें मारने से रोक दूंगा। मौत की सजा तो टाली जा सकती है, लेकिन जिंदा रहने की सजा से बच नहीं सकते। एक हाथ खोना या एक पैर टूटना तो निश्चित रूप से अपरिहार्य है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें तुम नाराज नहीं कर सकते। आर्यन के खून के छींटे और उसके अंगों के उड़ने के दृश्य की कल्पना करते ही काले चेहरे वाले सेनापति की दबी हुई निराशा तुरंत गायब हो गई। उसे अतुलनीय रूप से ताजगी महसूस हुई। हालांकि कल्पना और वास्तविकता में अक्सर कुछ अंतर होते हैं। नारायण की नसें तनी हुई थीं और उसके गालों पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें टपक रही थीं। खोजा, खोजा, अभी भी खोजा गया। नारायण छाया में छिप गया, लगातार अपनी स्थिति बदलता रहा ताकि हमला करने का सबसे उपयुक्त क्षण ढूंढ सके। हालांकि हर बार जब वह किसी नए स्थान पर पहुंचता, पूरी तरह से जमने से पहले ही आर्यन की निगाहें उसका पीछा करती रहीं। एक हत्यारे के लिए सबसे जरूरी चीज है मौके का फायदा उठाना और अप्रत्याशित रूप से हमला करना। आर्यन की निगाहों के सामने उसकी हर हरकत उजागर हो रही थी। इसमें और दिनदहाड़े एक प्रशिक्षु की हत्या में क्या फर्क था? नारायण का दिल और भी ज्यादा डूब गया। उसे एहसास होने लगा कि आर्यन उतनी सीधी सादी नहीं थी जितनी उसने सोची थी। उसके होठों पर आधी मुस्कान पूरी तरह से एक चंचल उपहास थी, जैसे कोई बिल्ली चूहे से खेल रही हो। 18वीं बार स्थिति बदलने के बाद आर्यन की निगाहें एक बार फिर उस पर टिक गईं। नारायण की तनावग्रस्त नसें टूट गईं। एक विद्वान को मारा जा सकता है, लेकिन अपमानित नहीं किया जा सकता। नारायण ने अपनी व्यर्थ की छुप छुप कर अचानक वार किया।
उसके हाथ में 3 इंच का खंजर किसी जहरीले सांप के नुकीले दांतों की तरह और आर्यन के दिल की ओर तेजी से वार किया। आर्यन स्थिर रही, मानो उसे आने वाले खतरे का कोई अंदाजा ही न हो। सफलता। नारायण के होठों पर एक विजयी मुस्कान फैल गई। अगले ही पल नारायण के होठों की मुस्कान किसी पत्थर की मूर्ति की तरह जम गई। एक झंझनाहट की आवाज के साथ एक मधुर घंटी बजी। एक सुनहरी घंटी अचानक आर्यन के शरीर के चारों ओर प्रकट हुई, उसे ढकते हुए। खंजर घंटी पर लगा, लेकिन 1 इंच भी अंदर नहीं घुसा। यह कैसे हो सकता है? रुद्र के होठों पर मुस्कान विजय से कड़वाहट में बदल गई। उसे एहसास हुआ कि इस बार वह पूरी तरह से हार गया है। अरे, क्या यह कोई तकनीक साधना साधक है? सभी दर्शकों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। शून्य से घंटी बनाना, यह निश्चित रूप से एक ऐसी तकनीक थी जो केवल एक महाशिक्षक के पास ही होती है। हत्यारे का पूरा जोर लगाकर भी वार करने पर भी वह सुनहरी घंटी नहीं भेद सका। आर्यन को नुकसान पहुंचाने की तो बात ही छोड़िए, वह उसका एक बाल भी नहीं काट सका। निराश मत हो, तुम फिर कोशिश कर सकते हो। आर्यन ने रुद्र की ओर दयालुता से देखा। उसने अपनी मुट्ठी भींची और उसे धीरे से प्रोत्साहित किया। इस समय रुद्र को रोने का मन हुआ। वह इतने सालों से हत्यारा था और यह पहली बार था जब उसे उस व्यक्ति ने प्रोत्साहित किया था जिसकी वह हत्या कर रहा था। क्या यह सच एक तकनीक साधना साधक है? वह रक्षा में विशेषज्ञता रखने वाले एक प्रशिक्षु से भी ज्यादा मजबूत क्यों महसूस करता है? उसका खंजर सहस्राब्दी पुराने ठंडे लोहे से बना था, जिसके नुकीले किनारे थे और जो किसी भी चीज को भेद सकता था। समीर ने एक बार इसका इस्तेमाल एक मार्शल सेनापति स्तर के विशेषज्ञ की हत्या के लिए किया था, और वह क्षण जब उस तीखे खंजर ने कवच को चीरकर हृदय को भेद दिया था, आज भी उसकी स्मृति में ताजा है। वह उसके जीवन का सबसे गौरवशाली और चमकदार क्षण था। हालांकि जब उसका खंजर सुनहरी घंटी से टकराया और 1 इंच भी अंदर नहीं घुस सका, तो वह चमकदार रोशनी धीरे धीरे बुझ गई और उसकी दुनिया अंधकारमय हो गई। समीर की आंखों में निराशा छा गई। इससे ज्यादा निराशाजनक कुछ नहीं हो सकता कि एक स्पष्ट लक्ष्य आपके सामने खड़ा हो, फिर भी आपका खंजर उसके हृदय को भेद न सके। काले चेहरे वाला सेनापति भी धीरे धीरे चुप हो गया। उसका पिछला आवेग और अहंकार इस क्षण एक जटिल और अपठनीय अभिव्यक्ति में बदल गया। एक असाधारण तकनीक साधना साधक, एक मजबूत रक्षा व्यवस्था जिसे एक मार्शल आर्टिस्ट स्तर का हत्यारा भी नहीं तोड़ सकता। काले चेहरे वाले सेनापति के मन में धीरे धीरे भविष्य के युद्ध देवता की छवि उभरने लगी। शायद सूर्य परिवार ने उसे सचमुच एक अच्छा पौधा दिया था, लेकिन वह उसे पा नहीं सका, क्योंकि काले चेहरे वाले सेनापति ने अनजाने में अपनी कमर पर रखे कपड़े के थैले को छुआ। उसके मुंह के कोने से कड़वाहट की एक झलक उसके दिल में उतर गई। आर्यन, तुम इन 3 चरणों को पार कर चुके हो। अब से तुम मेरी थल सेना के सदस्य हो। तुम्हें जिस स्थान पर नियुक्त किया गया है वह है थल सेना का भोजनालय। सेना में चाहे कितनी भी छोटी बात क्यों न हो, भोजनालय का भोजन सेना के सभी अधिकारियों और सैनिकों के स्वास्थ्य और शरीर से जुड़ा होता है। मुझे आशा है कि तुम इसे अच्छी तरह से संजो कर रखोगे। भोजनालय? यह भोजनालय कैसे हो सकता है? इतना शक्तिशाली तकनीक साधना साधक, इतना दुर्जेय रक्षा क्षेत्र, उसे भोजनालय में कैसे नियुक्त किया जा सकता है? यहाँ एक छिपा हुआ कार्यसूची है। यह नौकरशाही द्वारा सत्ता का दुरुपयोग है। आप एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को दफना रहे हैं। यह एक गैरजिम्मेदाराना हरकत है। दर्शक अब पूरी तरह से आर्यन के कट्टर प्रशंसकों में बदल गए थे।
प्रकाश का असाधारण क्षेत्र, अकल्पनीय उपचार तकनीक और मांस की ढाल से भी ज्यादा शक्तिशाली रक्षात्मक शक्ति। इससे उनके दिलों में एक ईश्वर जैसी छवि पहले ही स्थापित हो चुकी थी। वे आर्यन के अधिकारों की जोरदार रक्षा कर रहे थे, उसके लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे। काले चेहरे वाला सेनापति अपने पहरेदारों के साथ पीछे से आ रही गालियों को नजरअंदाज करते हुए मुड़ा और चला गया। काले चेहरे वाले सेनापति के पीछे हटते हुए शरीर को देखकर आर्यन के चेहरे पर उदासी छा गई, लेकिन वह मन ही मन बहुत खुश था। मारपीट बहुत परेशान करने वाली थी। भोजनालय कितना अच्छा था। वहां खाने पीने की चीजें, ताजा पानी और जलाऊ लकड़ी थी। क्या इससे ज्यादा सुरक्षित कोई जगह हो सकती थी? रिपोर्ट। दोपहर में आर्यन उत्साह से भोजनालय पहुंचा। थल सेना का भोजनालय बहुत बड़ा था। वहां 300 चूल्हे, 300 लकड़ी काटने के ब्लॉक और 300 मेजें थीं। 10 म्यू में फैला यह भोजनालय पूरी थल सेना के लिए भोजन आपूर्ति केंद्र था। अंदर आओ। भोजनालय में एक थोड़ा मोटा, चिकनी त्वचा वाला, अच्छी तरह से रखा हुआ अधेड़ उम्र का आदमी सिर झुकाए कुछ लिख रहा था। उसने किसी की खबर सुनी, लेकिन अपने काम में व्यस्त होने के कारण उसने सिर भी नहीं उठाया। मैंने सुना है कि तुम्हें यहाँ निर्वासित कर दिया गया है क्योंकि तुमने सेनापति ऋषभ को नाराज किया था। चिकनी चमड़ी वाले अधेड़ आदमी ने फिर भी सिर नहीं उठाया। उसकी आवाज थोड़ी दबी हुई थी। सेनापति ऋषभ कौन हैं? वो काले चेहरे वाले। आर्यन दंग रह गई। काले चेहरे वाले? चिकनी चमड़ी वाले अधेड़ आदमी ने अपना सिर उठाया और आर्यन को आधी मुस्कान के साथ देखते हुए मजाकिया लहजे में कहा, महान सेनापति ऋषभ का स्वभाव बहुत उग्र है और कोई भी उसे आसानी से भड़काने की हिम्मत नहीं करता। तुम उसे काले चेहरे वाला कहने की हिम्मत कर रहे हो। लगता है उसने तुम्हें बहुत नाराज किया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शुरू में थोड़ी नाराजगी जरूर थी, लेकिन यह देखकर कि उसने मुझे भोजनालय में बिठाया है, मैं इसे छोड़ दूंगी। आर्यन हंसी। उसे अभी अभी पता चला था कि काले चेहरे वाले सेनापति का उपनाम ये था। हालांकि उसका उपनाम चाहे जो भी हो, जो सेनापति उसे सुरक्षित पीछे के क्षेत्र में व्यवस्थित कर सके, वह एक अच्छा सेनापति था। चिकनी त्वचा वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आर्यन की ओर देखा और उसके मुंह के कोने पर मुस्कान गहरी हो गई। मेरा नाम माधव है। मैं भोजनालय का मुख्य प्रबंधक हूं और अब से भोजनालय में तुम्हारा काम मैं ही व्यवस्थित करूंगा। भोजनालय का काम बहुत आसान था। हर व्यक्ति का काम एक चूल्हे की जिम्मेदारी लेना था। सब्जियां काटने के लिए एक चॉपिंग ब्लॉक और एक बड़ा बर्तन, ये सब उपकरण भोजनालय के एक सदस्य के पास होते थे। भोजनालय में कुल 300 बर्तन और चूल्हे थे, लेकिन हर बर्तन और चूल्हे का कोई न कोई मालिक नहीं था। दरअसल विशाल भोजनालय में सभी रसोइये मिलाकर केवल 100 लोग ही थे। बाकी 100 बर्तन और चूल्हे बिना काम किए तनख्वाह लेने के लिए खास तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण थे। दरअसल भोजनालय में काम बहुत आसान है। आपको नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के लिए सिर्फ एक ही मेज पर व्यंजन बनाने होते हैं। थल सेना में आधिकारिक तौर पर 30,000 कर्मचारी हैं, लेकिन असल में कुल मिलाकर 20,000 से भी कम लोग हैं। बाकी 10,000 लोग सिर्फ वेतन पर हैं, इसलिए ज्यादा लोग खाना नहीं खाते। हमारे पास 108 रसोइये हैं। आपको मिलाकर ये 109 लोग होते हैं, इसलिए 20,000 से भी कम लोगों के लिए खाना बनाना काफी आसान है। आर्यन को सेना के नियम सिखाने वाला एक मोटा ताजा नौजवान था, जो सफेद कोट पहने, बाएं हाथ में फावड़ा और दाएं हाथ में लोहे का बर्तन लिए काफी पेशेवर लग रहा था। उसकी मुस्कान मिलनसार थी, जिससे लोगों को एक गर्मजोशी और दोस्ताना एहसास होता था। उसका नाम सिया था,
जो अमरावती देश के बाहर एक परिवार का शिष्य था। कहा जाता है कि उसे यहाँ निर्वासित किया गया था क्योंकि उसने अपने परिवार के एक प्रमुख व्यक्ति को नाराज किया था। सिया पर आर्यन ने एक अत्यंत सूक्ष्म उतार चढ़ाव महसूस किया। इस उतार चढ़ाव की तीव्रता उसके बड़े भाई रंजित से कम नहीं थी। यह भोजनालय वास्तव में एक ऐसी जगह थी जहां ड्रैगन और छिपी हुई प्रतिभाएं छिपी रहती थीं। सांसारिक स्थानों में कई गुरु होते हैं और यहां तक कि सफाई कर्मी भी दिव्य भिक्षु हो सकते हैं। आर्यन ने भोजनालय जैसी जगह को कभी कम नहीं आंका था। तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है ना? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। दरअसल खाना बनाना बहुत आसान है। मूलतः सभी व्यंजनों में एक ही प्रक्रिया अपनाई जाती है। सिया आर्यन के प्रति असाधारण रूप से उत्साही था, जिससे लोग आसानी से उसके बारे में अच्छा महसूस करते थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे अभी भी खाना बनाना थोड़ा बहुत आता है। आर्यन के पास अपने पिछले जन्म में कोई और हुनर नहीं था, लेकिन 1000 साल के हारे हुए इंसान के रूप में उसकी पाककला बिल्कुल लाजवाब थी। भाई, जबरदस्ती मत करो। तुम्हारी नाजुक त्वचा देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि तुम रसोई में काम करते हो। अगर यह सचमुच मुमकिन न हो तो मैं शुरुआती कुछ दिनों तक तुम्हारे खाना बनाने के काम पूरे करने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सिया ने प्यार से आर्यन के कंधे पर थपथपाया और उनके चेहरे पर ऐसा भाव था मानो कह रहा हो, मैं तुम्हें अच्छी तरह समझती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं सचमुच खाना बना सकती हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं कोशिश कर सकती हूँ। आर्यन शर्माते हुए मुस्कुराया और अपने चूल्हे की तरफ चला गया, अपने बगल में ढेर सारी सामग्री को देखते हुए, और सिया से पूछा, क्या मैं इन चीजों का इस्तेमाल कर सकता हूँ? जाओ, जो चाहो इस्तेमाल करो। इस रसोई में सब कुछ थल सेना द्वारा दिया जाता है, जितनी तुम्हें जरूरत हो। आर्यन अब औपचारिकता निभाने से पीछे हट गया और कुशलता से सब्जियां चुनने और धोने लगा। दूसरे युवा गुरु, एक सज्जन व्यक्ति रसोई से दूरी बनाए रखता है। आप ऐसा नहीं कर सकते। इसी समय भरत फिर से उछल पड़ा। सूर्य परिवार के दूसरे युवा गुरु के लिए खाना बनाना वाकई अनुचित था। भरत, तुम इस बारे में गलत हो। सभी चीजें आत्मिक मार्ग हैं और खाना पकाने की प्रक्रिया में भी गहन सिद्धांत निहित हैं। आर्यन का चेहरा उतर गया। हालांकि इस आदमी का इरादा अच्छा था, फिर भी वह हमेशा उसे परेशान करता रहता था और उसे नियंत्रित करने की कोशिश करता रहता था। आर्यन ने उसे पूरी तरह से आश्वस्त करने के लिए उसे एक स्पष्ट व्यावहारिक पाठ पढ़ाने का फैसला किया। सभी चीजें आत्मिक मार्ग हैं, लेकिन मेरे सूर्य परिवार का आत्मिक मार्ग युद्ध के मैदान में खूनी लड़ाइयों के माध्यम से प्राप्त किया जाना चाहिए। वह इस रसोई में कैसे मिल सकता है? भरत आर्यन को मनाता रहा, फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं था। सूर्य परिवार के एक प्रतिष्ठित युवा स्वामी को लोहे के बर्तनों और फावड़ियों के साथ भोजन कक्ष तक सीमित रखना, अगर यह खबर फैलती तो सूर्य परिवार की प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान पहुंचता। भरत तो यह भी चाहेगा कि आर्यन भर्ती की अवहेलना करे और थल सेना द्वारा मार डाला जाए, बजाय इसके कि उसके युवा स्वामी को रसोई में इतनी नीचता से जीते हुए देखे। बेतुका। जो लोग साधना करते हैं उन्हें पहले भेदभाव त्याग देना चाहिए। खाना आत्मिक मार्ग है, पीना आत्मिक मार्ग है, चलना आत्मिक मार्ग है, मारना आत्मिक मार्ग है। आत्मिक मार्ग ऊंच नीच, बलवान कमजोर में भेद नहीं करता। सिर्फ लोगों के दिलों में ही ऊंच नीच, बलवान कमजोर होते हैं, इसीलिए वे पुराने तौर तरीकों से चिपके रहते हैं और महानता हासिल नहीं कर पाते। आर्यन ने भरत को फटकार लगाते हुए बड़ाई से कहा। दरअसल उसने अभी जो गहन सिद्धांत बताए थे उन्हें वह खुद भी नहीं समझ पाया था
उसने अभी अभी बहुत सारे 100 विचारधाराओं के फोरम देखे थे और यूं ही एक अंश गढ़ लिया था। सब कुछ आत्मिक मार्ग है। दिल में भेद। माधव, जो पास ही दस्तावेजों और लेखन में डूबा हुआ था, ने अपने कान हल्के से हिलाए, जिससे एक विचारशील भाव प्रकट हुआ। उदाहरण के लिए इस रसोई में मांस काटने वाला द्वारा बैल के टुकड़े करने का सिद्धांत है। भरत का चेहरा भावशून्य था। वह पूरी तरह से भ्रमित था और आर्यन के धोखे से हैरान था। यह देखकर आर्यन ने गरम लोहे पर एक नेक भाव के साथ प्रहार किया और यूं ही बीफ का एक टुकड़ा निकाल लिया। इस बीफ में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दाने हैं। अगर इसे जोर से काटा जाए तो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक और मांसपेशी तंतु क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। हालांकि एक सच्चा अनुभवी रसोइया दाने के अनुसार बनावट के साथ काटेगा। इस तरह यह न केवल आसान होता है, बल्कि बीफ के मूल स्वाद को भी नष्ट नहीं करता। आर्यन के चाकू की नोक हल्की और फुर्तीली थी। गोमांस काटने वाला चाकू मानो उसके हाथ में अपनी ही एक जान हो गोमांस पर खूबसूरती से घूम रहा था। बैल के टुकड़े करना अब कोई मामूली और थकाऊ काम नहीं, बल्कि एक उत्तम कला थी। ब्लेड का हर उतार चढ़ाव, हर सुंदर वार एक खास आत्मिक मार्ग लय के अनुरूप प्रतीत होता था। भरत दंग रह गया। सिया दंग रह गई। माधव, जिसने आर्यन की ओर देखा, वह भी दंग रह गया। कौशल आत्मिक मार्ग की ओर बढ़ रहा है। यह कौशल आत्मिक मार्ग की ओर बढ़ रहा है। माधव ने अपनी सांस रोककर आश्चर्य से कहा। गोमांस काटते हुए उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह गौर से आर्यन को घूर रहा था। हर चाप, हर मोड़ स्वाभाविक रूप से बना हुआ था, मानो वह स्वर्ग और पृथ्वी के भीतर एक खास आत्मिक मार्ग और नियम का प्रकटीकरण हो। बाहरी हर चीज का आर्यन पर कोई असर नहीं था। इस समय वह मांस काटने के आनंद में पूरी तरह डूबा हुआ था। असल में वह बस भरत को चकमा देना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से जब उसने गोमांस की बनावट के अनुसार काटा तो उसे सब कुछ बहुत सुंदर लगा। क्या यही सृजन की शक्ति है? टेंडन के बीच का हर जुड़ाव, हड्डी का हड्डी से हर जुड़ा, ये सब इतना स्वाभाविक, इतना सटीक था। यह प्रकृति का सबसे बड़ा चमत्कार था, जीवन शक्ति द्वारा पोषित सबसे जादुई रचना। मांस काटने वाला एक बैल के टुकड़े टुकड़े कर रहा था। आर्यन आखिरकार लंबे समय के बाद उस अकथनीय अवस्था से बाहर आया। वह यह देखकर चौंक गया कि उसके शरीर के भीतर ऊर्जा की तीनों किस्में कम से कम दोगुनी बढ़ गई थीं। अनजाने में वह वास्तव में मार्शल आर्टिस्ट क्षेत्र के प्रारंभिक चरण से मार्शल आर्टिस्ट क्षेत्र के मध्य चरण में आगे बढ़ गया था। यह संभव है? इस बार आर्यन भी खुद दंग रह गया। उसने भरत की तरफ फिर से देखा। पहले का असंतोष और तिरस्कार अब उसकी आंखों में बदल गया था, मानो उसकी आंखों में चमक हो। खाना बनाकर भी साधना की जा सकती है, क्या वह सचमुच गलत था? लकड़ी काटना, पानी ढोना, खाना बनाना, ये सब साधना ही तो थी। क्या साधना के बारे में उसकी पिछली समझ बहुत कठोर थी? भरत डगमगाने लगा और उस सामान्य ज्ञान पर शक करने लगा जिस पर वह पहले दृढ़ता से विश्वास करता था। एक जीवंत उदाहरण उसके सामने था, वह विश्वास किए बिना रह नहीं सका। आर्यन ने चारों ओर उन चेहरों को देखा जो लकड़ी के चूजों की तरह निश्चल थे, और उसके दिल में गर्व की एक हल्की सी भावना उमड़ आई। भाई वाकई एक जीनियस है, खाना पकाने से भी साधना बढ़ सकती है। अरे, जब कोई बहुत ज्यादा उत्कृष्ट होता है तो उसका हर काम दूसरों से अलग होता है। भीड़ में मैं इतना असाधारण, इतना प्रतिभाशाली हूं कि मुझे भी खुद से प्यार होने लगा है। मुझे क्या करना चाहिए? यह मुझे सचमुच शर्मिंदा कर रहा है। खांसी खांसी। आर्यन ने 2 बार अपना गला साफ किया, जिससे लोग अपनी पिछली स्तब्ध मुद्राओं से जाग उठे।
उसने अपने हाथ पीठ के पीछे बांध लिए, मानो वह सचमुच एक दार्शनिक महान गुरु हो, और धीरे से धीमे, गहरे और चुंबकीय स्वर में कहा, जीवन का मार्ग भी उतना ही शानदार है। चलना, बैठना, लेटना, ये सब सिद्धांत हैं। अगर कोई केवल साधना पर ध्यान केंद्रित करता है तो यह वास्तव में एक कमतर दृष्टिकोण है। जल्दबाजी नुकसान पहुंचाती है। कभी कभी जीवन पर ध्यान देने से अनजाने में ही आत्मिक मार्ग का सही अर्थ उजागर हो सकता है। आर्यन के मुख से प्रेरणादायक ज्ञान का एक अंश निकला। इसमें निहित दर्शन ने लोगों को विचारों में खो दिया। ताली, ताली, ताली। सबसे पहले माधव ने तालियां बजाईं, उसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और बाकी रसोइयों ने भी तालियां बजानी शुरू कर दीं। उन रसोइयों की आंखें, जो कभी धूसर, सुन्न, निराश और विनम्र थीं, अब आशा की किरण से जगमगा उठीं। पहली बार उन्हें पता चला कि खाना पकाने में इतने सारे सिद्धांत निहित हैं। पहली बार उन्हें पता चला कि सब्जियां चुनना, पानी ढोना, मवेशियों को काटना और आग जलाना जैसे कठिन काम भी जीवन का सच्चा अर्थ छिपा सकते हैं। आर्यन का प्रदर्शन घने काले बादलों को चीरती हुई प्रकाश की एक सुनहरी किरण जैसा था। उनके साधारण और अस्तव्यस्त जीवन में अब नई आशा और एक नई दिशा थी। आर्यन को नहीं पता था कि उसके अनजाने दिखावे ने थल सेना में किस तरह का बदलाव और आघात ला दिया। सेना की एक अभूतपूर्व शाखा, कुक कोर, उभरने लगी थी। आग जलाकर खाना बनाते हुए आर्यन एक सामान्य रसोइये की तरह व्यवहार करने लगा। उसने अपना लोहे का बर्तन उछाला और उसमें से धधकती लपटें निकलने लगीं। जल्द ही रंग, सुगंध और स्वाद से भरपूर व्यंजनों की प्लेटें मेज पर रख दी गईं। मछली के स्वाद वाला कटा हुआ सुअर का मांस, आलू बीफ, मसालेदार चिकन, जीरा वाला मेमना। आधे घंटे से भी कम समय में आर्यन ने व्यंजनों की एक पूरी मेज तैयार कर दी। कुल 10 मांस और 5 सब्जियों के व्यंजन, साथ ही एक समुद्री शैवाल और अंडे का सूप। क्या यही खाना तुमने बनाया है? घूंट। सिया ने अपनी लार निगल ली, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसका पेट गुड़गुड़ा रहा था। मैंने अभी तक खाया भी नहीं है, लेकिन मुझे अभी से इसकी खुशबू आ रही है। यह वाकई बहुत खूबसूरत है। इस दुनिया में मूलतः सभी व्यंजन भाप में पकाए या ग्रिल किए जाते हैं। जहां तक तलने की बात है तो वह तो कभी दिखाई ही नहीं दिया। आर्यन का तेल सूरजमुखी के बीजों से निकाला जाता था। उसके पिछले जन्म में महान भारत के 8 महान व्यंजनों की तुलना में इस दुनिया का खाना बिल्कुल घटिया दर्जे का था। बाहर निकलो, मैं यहाँ का मालिक हूँ। किसी समय माधव सिया के पास प्रकट हुआ। उसकी आंखें हरी चमक रही थीं, उसकी नाक हिल रही थी और वह मेज पर रखे खाने की ओर पूरी तरह आकर्षित हो गया। बहुत स्वादिष्ट, बहुत मीठा। माधव को अपने पेट की गड़गड़ाहट लगभग सुनाई दे रही थी। यह पेटूपन की सबसे सच्ची पुकार थी। उसने मछली के स्वाद वाले कटे हुए सूअर के मांस का एक टुकड़ा उठाया। मीठा स्वाद उसकी जीभ पर तेजी से फैल गया। वह मिठास, वह कुरकुरापन, वह हल्का सा तीखापन जो हर रेशे में समा गया था। उसकी आत्मा को ऐसा महसूस हुआ मानो वह उदात्त हो गई हो। माधव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जीभ पर बने स्वाद का आनंद लेने के लिए अपना सिर पीछे झुका लिया। जैसे ही मछली के स्वाद वाला कटा हुआ सूअर का मांस उसके पेट में गया, उसे लगा जैसे पूरी दुनिया खुशी के स्वाद से भर गई हो। मुझे भी खाना है। सिया ने बेसब्री से अपनी चम्मच उठाई और मसालेदार चिकन का एक निवाला भर लिया। कुरकुरापन। उसने केचप में लिपटी एक गाजर का एक टुकड़ा काटा। उस कुरकुरेपन के बीच एक मीठा स्वाद उमड़ पड़ा, जिसने अप्रत्याशित रूप से उसके मुंह की सभी स्वाद कलिकाओं को अपनी गिरफ्त में ले लिया। यह खुशी का एहसास है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपना बचपन याद कर रहा हूँ।
तितलियों का पीछा कर रहा हूँ और अपने दोस्तों के साथ खुलकर खेल रहा हूँ। बेफिक्र पूरी दुनिया का आसमान कितना साफ और चमकीला था। सिया का दिल तुरंत पिघल गया। वह अपनी यादों में खो गया और उसकी आंखों के कोनों से झरने के पानी की तरह साफ आंसुओं की दो धाराएं बह निकलीं, अनजाने में ही। भरत, सूरज, शुभम और प्रभात ने सिया और माधव के अतिरंजित हाव भाव देखे और मानो उन्हें बुराई पर विश्वास ही न हो, सभी ने खाने से भरी एक चम्मच उठा ली। हरी सब्जियां उनके मुंह में चली गईं। स्वादिष्ट सब्जियों का रस अपनी प्राकृतिक खुशबू के साथ तुरंत उनके पूरे गले में भर गया। उनके शरीर भी मानो जम गए और इस पल मानो वे प्रकृति में विलीन हो गए हों। वहां मौजूद सभी लोग डरे हुए थे। हर कोई अपनी ही दुनिया में डूबा हुआ था, खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहा था। यह बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। क्या यह बस कुछ घर के बने व्यंजन नहीं हैं? क्या यह वाकई इतना स्वादिष्ट है? आर्यन ने मन ही मन बुदबुदाया। उसने अपनी चम्मच उठाई और 2 निवाले खाए। स्वाद तो अच्छा था, पर आम स्वाद से ज्यादा अलग नहीं था। आर्यन ने अपनी ठुड्डी हाथ पर टिका ली, एकदम उलझन में। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि जब उसने पहली बार ये व्यंजन खाए थे तो वो एहसास असल में इन लोगों के अनुभव से भी ज्यादा गहरा था। बस उसने इन्हें इतनी बार खाया था कि उसका मुंह इन व्यंजनों के स्वाद के आदी हो गया था। उस सुन्नपन के कारण उसे लगा कि ये व्यंजन बस यूं ही हैं। बहुत ज्यादा खुशी बोरिंग हो जाती है। बार बार स्वादिष्ट खाने से जीभ का स्वाद चला जाता है। शेफ आर्यन, कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। सिया फूट फूट कर रोया और आर्यन के पैरों पर गिर पड़ा। यही मेरा जीवन भर का लक्ष्य है। साधना महत्वपूर्ण नहीं है, मानव जगत में परम विनम्रता ही मेरा स्वप्न और जीवन की खोज है। उस समय मैंने इसके लिए घर छोड़ा था और अब मुझे आखिरकार आशा की एक किरण दिखाई दे रही है। अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं घुटने टेक कर ही रहूंगा। सिया आर्यन के स्वादिष्ट भोजन से मंत्रमुग्ध हो गया था और अभी अभी के व्यंजनों में उसकी आत्मा मानो उदात्त हो गई हो। युवा गुरु, हम गलत थे। हर चीज का अपना आत्मिक मार्ग होता है। यहाँ तक कि भोजन भी जीवन को प्रकाशित कर सकता है। पहले जिद्दी भरत ने अपना अहंकारी सिर नीचे कर लिया। उसका चेहरा पश्चाताप से भरा हुआ था और उसके विश्वास का स्तंभ अंततः स्वादिष्ट भोजन के प्रभाव में पूरी तरह से ढह गया। मैंने फैसला कर लिया है। अब से तुम मेरे माधव के व्यक्ति हो। अगर कोई तुम्हारे सिर के एक भी बाल को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो उसे मेरे माधव की लाश के ऊपर से कदम रखना होगा। माधव वीरता से भरा हुआ था। उसकी पिछली उपेक्षा पूरी तरह से गायब हो गई। आर्यन की ओर उसकी नजरें जलन से भर गईं। तैलीय हरी रोशनी ने आर्यन के पूरे शरीर में झुनझुनी पैदा कर दी। अरे, मुझे ऐसे मत देखो, मुझे खाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस समय थल सेना के खाने का समय हो गया था। उमड़ते ज्वार की तरह दहाड़ती भीड़ ने तुरंत पूरे रसोई घर को अपनी चपेट में ले लिया। दिन भर के प्रशिक्षण के बाद सैनिक भूख से व्याकुल थे और खाना देखकर वे खूंखार भूखे भेड़ियों के झुंड जैसे लग रहे थे। सिया और आर्यन को सैनिकों ने किनारे कर दिया और माधव भी विशाल भीड़ में डूब गए। शोरगुल के बीच अचानक एक चीख गूंजी। आह! सांजी, क्या हुआ? यह खाना किसने बनाया है? यह बहुत स्वादिष्ट है। मुझे कोशिश करने दो। उठो, ये सब मेरे हैं। एक पल में रसोई में अफरातफरी मच गई और कुछ लोगों ने तो खाना छीनने के लिए हथियार भी उठा लिए। भीड़ में आर्यन ने धुंधले ढंग से ब्लेड चमकते और खून उड़ते देखा। आह! हत्या! भीड़ में उन्मादी माहौल और भी गहरा हो गया।
धड़ाम 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 कदमों की धीमी भारी आवाज आई और दरवाजा चरमराकर खुल गया। द्वार पर एक सांवला बूढ़ा चेहरा दिखाई दिया। यहाँ क्या हो रहा है? रसोई में एक भयानक सन्नाटा छा गया। बाहर सभी सैनिक दो पंक्तियों में खड़े थे, सभी सिर झुकाए, सर्दियों में बड़ा झींगुर जैसा कीट की तरह खामोश। सेनापति ऋषभ का चेहरा उदास था, उनके पहले से ही काले रंग में अब हरापन झलक रहा था। उन्होंने आर्यन की तरफ देखा, जो अभी भी रसोई में उछल कूद कर रहा था और शामिल सैनिकों को देखकर मुंह बना रहा था। सेनापति ऋषभ का गुस्सा एक धमाके के साथ फूट पड़ा। आर्यन, तुम क्या कर रहे हो? आर्यन ने शर्मिंदगी से अपनी जीभ बाहर निकाली। वह आज्ञाकारी हो गया। माधव की आंखों में एक तेज चमक चमक उठी। सेनापति ऋषभ से बिल्कुल बेखौफ उसने सचमुच कहा, सेनापति ऋषभ, तुमने हद कर दी। चूंकि तुमने आर्यन को रसोई में नियुक्त किया है, इसलिए वह मेरा आदमी है। मेरे आदमी के कामों के लिए तुम्हें अनुशासन की जरूरत नहीं है। सेनापति ऋषभ ने यह सुना और आश्चर्य से भर गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्यन यहाँ एक दिन से भी कम समय से है, और वह माधव से पहले से ही इतना परिचित था कि आर्यन की रक्षा के लिए माधव उससे झगड़ा करने से भी नहीं हिचकिचाएगा। किसी के साथ होने पर आर्यन का हाल ही में आज्ञाकारी हुआ दिल फिर से बेचैन हो गया। उसने अपनी पीठ सीधी की, 2 बार खांसा और सेनापति ऋषभ को उत्तेजक नजरों से देखा। सेनापति ऋषभ ने गुस्से में दांत पीस लिए। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, लेकिन अंत में वह उन्हें शक्तिहीन होकर ही छोड़ पाया। यह बदमाश जहां भी जाता है सचमुच बेचैन रहता है। तुम बताओ, अभी क्या हुआ था? झगड़ा क्यों हुआ? सेनापति ऋषभ ने ठंडी सांस ली, अपना सिर घुमाया, अब आर्यन पर ध्यान नहीं दिया और लापरवाही से एक सैनिक की ओर इशारा करके घटना का कारण पूछा। रिपोर्टिंग सेनापति, घटना इस तरह हुई। जिस सैनिक की ओर इशारा किया गया था उसने घटना का कारण, प्रक्रिया और परिणाम बताया, एक भी शब्द नहीं छोड़ा। सेनापति ऋषभ ने सुना कि यह झगड़ा असल में आर्यन द्वारा बनाए गए खाने की मेज पर हुए झगड़े के कारण हुआ था और वह अपने दांत पीसने से खुद को रोक नहीं पाया। आर्यन, यह फिर से आर्यन है। वह हर जगह कैसे हो सकता है? आर्यन, यहां से निकल जाओ। सेनापति ऋषभ का गुस्सा बिजली की तरह आसमान छू गया। आर्यन स्तब्ध होकर भीड़ से बाहर चला गया। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसने क्या गलत किया है। आर्यन, क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? सेनापति ऋषभ ने कड़ी फटकार लगाई। अपराध? मैंने क्या किया? आर्यन की आंखें अभी भी उलझन से भरी थीं। सेनापति ऋषभ का मुंह फड़क उठा। उसने हाथ में चमड़े का एक कोड़ा उठाया और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। पटाखों जैसी आवाज फूटी। आर्यन कांप उठी। सेनापति ऋषभ को देखते हुए, मैंने सचमुच कुछ नहीं किया। आपने मुझे रसोई में नियुक्त किया था और मैंने अपना काम करने की पूरी कोशिश की। क्या यह सिर्फ स्वादिष्ट व्यंजनों की मेज सजाना नहीं है? मैंने सचमुच कुछ नहीं किया। आर्यन की आवाज शिकायत से भरी थी। उसकी बड़ी बड़ी गहरी और चमकदार आंखें सेनापति ऋषभ को मासूमियत और पवित्रता से देख रही थीं। सेनापति ऋषभ स्तब्ध रह गए। ऐसा लग रहा था कि आर्यन वाकई समझदार थी। उसने सचमुच कुछ नहीं किया, लेकिन बिना कुछ किए वह अपनी थल सेना में झगड़ा करवा सकता था। यह बच्चा कितना खतरनाक था। नहीं, इस आर्यन को मरना ही होगा। सेनापति ऋषभ ने उन सैनिकों को देखा जो खून से लथपथ थे और उनका दिल दहल गया। चाहे सूर्य परिवार कोई भी हो, चाहे कोई भी प्रतिभाशाली शिष्य हो, जो कोई भी मेरी थल सेना को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा, मैं उसे मार डालूंगा।
सेनापति ऋषभ ने ऊपर देखते हुए आर्यन की ओर देखा और एक भयानक हत्या की भावना ज्वार की तरह उमड़ी, जिसने तुरंत आर्यन को अपनी चपेट में ले लिया। आर्यन को ऐसा लगा जैसे वह किसी बर्फ के तहखाने में गिर गया है। उसका दिल शिकायत से भर गया। हत्या की भावना से उसके होंठ बैंगनी हो गए थे, लेकिन फिर भी वे हल्के से फड़क रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह कह रहा हो, मैं सचमुच निर्दोष हूं। हालांकि आर्यन जितना ज्यादा इस तरह व्यवहार करता, सेनापति ऋषभ के सीने में उतना ही ज्यादा जलता हुआ गुस्सा, मानो कोई भड़की हुई आग हो। इसे बाहर खींचो और इसका सिर काट दो। सेनापति ऋषभ ने हाथ हिलाया और आदेश दिया। अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया, मानो आर्यन की तरफ फिर से देखना ही न चाहते हों। तभी माधव जोर से आगे बढ़े और उनके पैरों तले से धूल उड़ी चारों तरफ फैल गई। सेनापति ऋषभ, क्या तुम सचमुच मेरे माधव के शब्दों को बेकार की बातें समझते हो? तुम अपने शासन में ढीले थे और झगड़ा हुआ, इसका आर्यन से क्या लेना देना? कौन नहीं जानता कि तुम्हारी थल सेना प्रतिस्पर्धी कतारों की एक प्रणाली का उपयोग करती है। हालांकि इसने घमंडी और उग्र सेनापतियों का एक समूह तैयार किया है, लेकिन तुम्हारे द्वारा बनाए गए अतिसख्त नियमों ने विभिन्न कतारों के सैनिकों में गहरी नाराजगी पैदा कर दी है। आर्यन के व्यंजन तो बस एक छोटा सा मामूली बात थे। तुम्हारे द्वारा बनाए गए नियमों की खामियां ही झगड़े का मूल कारण हैं। माधव के शब्द तीखे थे, गूंजते और शक्तिशाली। सेनापति ऋषभ की भौहें फिर से सिकुड़ गईं। उनकी मुट्ठियां और भी कस गईं और उनकी उंगलियां भी हल्की सी सफेद पड़ने लगीं। उन्होंने अपना मुंह खोला, मानो कुछ कहना चाहते हों, लेकिन शब्द उनके गले में अटक गए और वे एक भी शब्द नहीं बोल पाए। माधव की ओर उसकी नजर बेहद जटिल थी, जिसमें नफरत, झुंझलाहट और अपमान समाया हुआ था, लेकिन उसकी आंखों के सबसे गहरे कोने में एक निर्विवाद, गहरा डर था। सेनापति ऋषभ, मैं तुम्हें आखिरी बार याद दिला दूं, अपने अधिकार का अतिक्रमण कभी मत करना। मेरे क्षेत्र में सिर्फ मैं, माधव, ही अंतिम निर्णय लेता हूं। अगर अगली बार तुमने फिर से अपमान करने की हिम्मत की, तो शायद थल सेना को नेतृत्व के लिए किसी और व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। माधव ने सेनापति ऋषभ को गहरी नजर से देखा, ठंडी सांस ली और अपनी आस्तीनें झटकते हुए वहां से चला गया। सेनापति ऋषभ ने दांत पीस लिए और अपने सैनिकों के साथ उसने भी अपनी आस्तीनें झटक दी और चला गया। सिर्फ आर्यन ही बचा था, मासूम सा, खुद से बुदबुदाते हुए, इस मामले का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। देर रात आसमान के गहरे नीले पर्दे के नीचे हीरे जैसे कुछ तारे बिखरे और बिखरे हुए थे, तेज रोशनी से चमक रहे थे। रसोई के पीछे एक साधारण फूस की झोपड़ी में आर्यन गुस्से से कांपते हुए लकड़ी के तख्त पर बैठा था। उसे दिन भर की घटनाएं याद आ रही थीं, दृश्य उसके मन में घूमते लालटेन की तरह घूम रहे थे। सेनापति ऋषभ का अहंकार, उनका घमंडी भाव मानो चींटियों को नीचा देख रहा हो, आर्यन के मन में बार बार गूंज रहा था। शुरू में आर्यन को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। आखिरकार सारे खतरे अंततः घटित ही नहीं हुए। लेकिन क्या होता अगर माधव उस समय वहां न होता? या अगर माधव वहां होता भी, लेकिन वह चुपचाप खड़ा रहता और उसे अनदेखा करता? सेनापति ऋषभ के एक ही आदेश पर पूरी थल सेना शायद उस पर हमला कर देती। यद्यपि वह अब साधना के मध्य चरण में एक मार्शल कलाकार था और यद्यपि उसके पास उसकी रक्षा के लिए स्वर्ण घंटी ढाल थी, फिर भी उसे विश्वास नहीं था कि वह थल सेना की विशाल सेना के बीच से खूनी रास्ता बना सकता है और अंततः सुरक्षित बच निकल सकता है। सेनापति ऋषभ मेरे जीवन और मृत्यु का फैसला क्यों कर सकता है? जब उसके ढीले शासन के कारण ही झगड़ा हुआ था, तो उसने मुझे क्यों मार डाला?
जब स्वर्ण परिवार के उसके अधीनस्थों ने आदेशों की अवहेलना की, अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की और परिणाम भुगते, तो उसने आखिरकार मुझ पर ही अपना गुस्सा क्यों उतारा। जैसे ही आर्यन ने यह सोचा, उसके दिल में गुस्सा और भी बढ़ गया। क्या इसकी वजह यह नहीं है कि मेरी साधना बहुत कम है, इसीलिए वह मुझे अपनी नजरों में भी नहीं रखता। अगर मैं एक मार्शल सेनापति होता तो उसे मुझे गंभीरता से लेना पड़ता। अगर मैं एक मार्शल सेनापति से भी आगे निकल जाता तो पूरी थल सेना मुझे एक सम्मानित अतिथि की तरह मानती और मुझे अपनी हथेलियों में थाम लेती। आर्यन को हर चीज की जड़ मिल गई। यह दुनिया, आखिरकार ताकत ही राजा है। मैं अपनी ताकत बढ़ाना चाहता हूं और असल में मेरे पास दो रास्ते हैं। पहला है धीरे धीरे साधना करना, धीरे धीरे अपने साधना क्षेत्र और तीनों शक्तियों के स्तर में सुधार करना। दूसरा है सुनहरी घंटी ढाल के पूरक के रूप में एक आक्रामक मार्शल कौशल विकसित करना, जिससे आक्रमण और रक्षा का संतुलन प्राप्त हो। पहले रास्ते में या तो बहुत समय लगता है या फिर साधना को बलपूर्वक बढ़ाने के लिए बहुत सारा धन और संसाधन। दूसरा रास्ता हालांकि सुविधाजनक और सरल है। उस बूढ़े कछुए की किताब में और कुछ भी कमी नहीं है, लेकिन विभिन्न उन्नत मार्शल कौशल निश्चित रूप से प्रचुर मात्रा में हैं। कम से कम समय में ताकत बढ़ाने का सबसे तेज तरीका है दोनों रास्तों पर एक साथ चलना। हे सेनापति ऋषभ, तुम कमीने, जब मैं शक्तिशाली हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें धूल चटा दूंगा। आर्यन ने अपने विचार साफ किए और लगन से काम करना शुरू कर दिया। मार्शल कौशल के लिए उसने एक ब्लेड आर्ट चुना, 1000 तरंग कट। इस ब्लेड कला का नाम तो बहुत साधारण है, लेकिन अंतिम चरण में इसकी शक्ति भयानक रूप से अपार होती है। ब्लेड की रोशनी लहरों जैसी, परत दर परत। ब्लेड की रोशनी की एक परत पूरी ताकत के हमले का 70% होती है। ब्लेड की रोशनी की दो परतें पूरी ताकत के हमले का 140% होती हैं। क्रम में जमा होने पर अगर यह ब्लेड की रोशनी की 1000 परतों तक पहुंच जाए तो हे भगवान, यह 700 गुना शक्तिशाली होगी। एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट भी अपने हाथ के एक इशारे से किसी मार्शल सेनापति से भी बेहतर विशेषज्ञ को मांस के टुकड़े में बदल सकता है। बेशक 1000 तरंग कट में भौतिक शरीर के लिए बेहद सख्त जरूरतें हैं, क्योंकि ब्लेड की रोशनी की हर अतिरिक्त परत के साथ भौतिक शरीर पर बोझ एक बिंदु बढ़ जाता है। एक साधारण व्यक्ति ब्लेड की रोशनी की 1000 परतों को जमा करने की तो बात ही छोड़ दें, सिर्फ 3 परतों से ही अपना हाथ तोड़ देगा। हालांकि आर्यन के पास जीवन ऊर्जा है और उसका भौतिक शरीर लगातार मजबूत हो रहा है, इसलिए उसे इस पहलू की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस समुद्र की लहरों को देखने की जरूरत है। इस 1000 लहरों के वार के रचयिता ने इस युद्ध कौशल को समुद्र की लहरों से समझा था। इसे समझने के लिए समुद्र की लहरों को देखना सबसे आसान तरीका है। साधना को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक संसाधनों की बात करें तो उन्हें प्राप्त करने के केवल 2 ही तरीके हैं। एक है उन्हें पैसे से खरीदना और दूसरा है उन्हें सैन्य योग्यताओं के बदले में देना। रात भर नींद नहीं आई। एक मेहनती व्यक्ति अपनी फूस की झोपड़ी में भोर तक चुपचाप काम करता रहा। अगले दिन थल सेना के सैन्य योग्यता कार्यालय में एक चौकोर दीवार पर 33 मीटर लंबी और 9.9 मीटर ऊंची सैन्य योग्यता इनाम मिशनों की पंक्तियां स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध थीं। सैन्य योग्यता दीवार पर लिखे गए पाठ को विशेष साधनों का उपयोग करके संसाधित किया गया था। प्रत्येक पात्र केवल एक मानव सिर के आकार का था और प्रत्येक सैन्य योग्यता इनाम मिशन स्क्रॉल किया जाता था ताकि अधिकतम जानकारी प्रदर्शित की जा सके। अरे वाह, इस वैकल्पिक दुनिया में भी एलईडी लाइटें हैं। सैन्य योग्यता दीवार को देखने के बाद
आर्यन इस दुनिया की सभ्यता को देखकर दंग रह गई। अलग अलग सभ्यताओं ने अलग अलग रास्ते अपनाते हुए कुछ क्षेत्रों में एक जैसे प्रभाव प्राप्त किए। इस सैन्य योग्यता दीवार का रूप बिल्कुल पृथ्वी पर एक एलईडी डिस्प्ले के स्क्रॉलिंग टेक्स्ट जैसा था। केवल उसमें व्याप्त मंद जादुई ऊर्जा ने आर्यन को बताया कि यह एक प्राचीन पूर्वी एशियाई सभ्यता का उत्पाद था। एक बर्बर सैनिक को मारो, 10 सैन्य योग्यताएं प्राप्त करो। एक बर्बर सेंचुरियन को मारो, 50 सैन्य योग्यताएं प्राप्त करो। एक बर्बर सेंचुरियन को मारो, 200 सैन्य योग्यताएं प्राप्त करो। एक मार्शल आर्टिस्ट स्तर के बैंगनी प्रकाश चूहे के हृदय के लिए इनाम, 100 सैन्य योग्यताएं प्राप्त करो। आर्यन ने उन्हें एक एक करके पढ़ा और उसका अच्छा मूड ऐसा था जैसे उस पर ठंडे पानी का एक कटोरा उंडेला जा रहा हो। उसकी आशा भरी निगाहें निराशा के बिखरे बिंदुओं में बदल गईं। सेनापति ऋषभ कमीने। आर्यन को आखिरकार समझ आ गया कि सेनापति ऋषभ उसे रसोई में भेजने पर क्यों जोर दे रहा था। क्योंकि रसोई में काम सुरक्षित और आरामदायक तो था, लेकिन अग्रिम पंक्ति के सैनिकों से संपर्क की कोई संभावना नहीं थी। ज्यादातर सैन्य योग्यताएं अग्रिम पंक्ति के सैनिकों के लिए निर्धारित की गई थीं, जो उन्हें दुश्मनों को बहादुरी से मारने और बहादुरी से लड़ने के लिए प्रोत्साहित करती थीं। रसोई में इस तरह काम करने से सैन्य योग्यता अर्जित करना लगभग असंभव हो गया था। सेना में सच्चे आदर्शों और महत्वाकांक्षाओं वाले लोग सैन्य योग्यता के लिए भर्ती होते थे। सेना में मिलने वाला मामूली वेतन मुश्किल से गुजारा भर पाता था। इस सेनापति ऋषभ के इरादे बुरे थे। वह जानबूझकर खुद को छुपाने और छुपाने की कोशिश कर रहा था। आर्यन के दांत जोर से पीसने लगे। सेनापति ऋषभ, तुम कमीने, क्या तुम सच में सोचते हो कि इस युवा गुरु को अग्रिम पंक्ति में न जाने देकर मैं सैन्य योग्यता के बदले कुछ नहीं कर पाऊंगा? आर्यन के दिमाग में धीरे धीरे एक योजना बनी। दूसरे युवा गुरु, क्या हम जो कर रहे हैं वह थोड़ा अनुचित नहीं है? एक अंधेरी और तेज हवा वाली रात थी, एक शांत छोटे से जंगल में। भरत ने आर्यन की ओर देखा, जो धीरे धीरे पैर की उंगलियों पर चल रहा था। उसका चेहरा थोड़ा काला पड़ गया था। इसमें इतनी बुराई क्या है? क्या तुम हमेशा से अग्रिम पंक्ति में नहीं आना चाहते थे? अब जब तुम सचमुच अग्रिम पंक्ति में हो तो क्या तुम डरे हुए हो? आर्यन पलटा, उसका चेहरा तिरस्कार से भरा हुआ था। भरत का दिल उसकी छाती में ढोल की तरह धड़क रहा था जब आर्यन उसे डांट रही थी। युवा गुरु, मेरा यह मतलब नहीं था। मेरा मतलब है, अगर हम बर्बर दुश्मन शिविर पर छापा मारने जा रहे हैं तो हमें कम से कम एक नक्शा या कुछ और चाहिए, वरना हम खो जाएंगे। भरत ने डरते हुए सुझाव दिया। इससे पहले आर्यन की कई अजीब हरकतों ने उसे पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया था। अब भरत एक विनम्र बिल्ली के बच्चे की तरह था, जो आर्यन के फैसलों का विरोध नहीं कर पा रहा था। नक्शा? हे भगवान, तुमने इतनी जरूरी बात पहले क्यों नहीं कही? हे भगवान, यह कहाँ है? हर जगह पेड़ क्यों हैं? ऐसा लगता है कि हम पहले ही खो चुके हैं। आर्यन ने खाली नजरों से इधर उधर देखा। भरत का माथा काली रेखाओं से ढका हुआ था। बिना नक्शा लाए शिविर पर छापा मारने निकल पड़े उनके युवा स्वामी कितने अविश्वसनीय थे। भरत ने अपना चेहरा ढक लिया और बाकी 3 घरेलू रक्षकों ने भी एक दूसरे को देखा। शाम को दूसरे युवा स्वामी उत्साह से उनके घर आए और उन्हें उसी शाम बर्बर शिविर पर एक साथ छापा मारने, कुछ महत्वपूर्ण बर्बर व्यक्तियों के सिर काटकर उन्हें सैन्य योग्यता के बदले वापस लाने, सूर्य परिवार का नाम रोशन करने और उन्हें गौरवान्वित करने के लिए राजी किया। यह सुनकर चारों घरेलू रक्षक बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि उनके युवा स्वामी को आखिरकार होश आ गया है। इसलिए वे उत्साह से आर्यन के पीछे बर्बर शिविर पर छापा मारने के लिए चल पड़े।
लेकिन रात भर चलने के बाद भी उन्हें बर्बर शिविर का एक बाल भी दिखाई नहीं दिया। इसके बजाय वे भटक गए। तुम सब युद्ध के मैदान के अनुभवी हो, क्या किसी को रास्ता ढूंढना आता है? आर्यन ने उम्मीद से भरी हुई चारों गृह रक्षकों की ओर देखा। युद्ध वगैरह। आर्यन की छाप हमेशा पृथ्वी पर खेले जाने वाले खेलों के मंच पर बनी रहती थी। नक्शा लाओ। ये क्या है? 3 साम्राज्य जैसे रियल टाइम स्ट्रैटेजी गेम्स के लिए वह एक नज़र में नक्शा याद कर लेता था और आंखें बंद करके पूरा रास्ता तय कर सकता था। जहां तक हजारों लोगों वाले थोड़े बड़े राष्ट्रीय युद्धों की बात है, तो उन सभी में स्वचालित रूप से रास्ता ढूंढने की सुविधा थी। ठीक है। चारों गृह रक्षकों ने एक दूसरे को देखा और अंत में किसी के दिमाग में कोई विचार नहीं आया। चलो एक एक कदम उठाते हैं। आखिरकार आर्यन के दिमाग में एक योजना आई। खैर, पृथ्वी गोल है, ज्यादा से ज्यादा वे वापस जाने के लिए बस कुछ कदम और चलेंगे। चारों गृह रक्षकों के माथे पर काली रेखाएं थीं। वे सचमुच इस अविश्वसनीय दूसरे युवा गुरु से तंग आ चुके थे। सरसराहट। पत्तों की हल्की सरसराहट सुनाई दी। कुछ लोग अचानक सतर्क हो गए। फुफकार। बेलों के बीच से ठंडी रोशनी की एक चांदी जैसी चमक निकली। झंझनाहट। आर्यन ने अपनी सुनहरी घंटी ढाल को सक्रिय किया और आगे की ओर रोक दिया। चांदी की ठंडी चमक एक तीखे तीर में बदल गई। पूरा तीर ठंडे लोहे से बना था। सुनहरी घंटी ढाल ने तीर को रोक दिया। उसकी बची हुई शक्ति समाप्त हो गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। सुनहरी घंटी ढाल की सतह भी हल्की सी हिली। कितनी बड़ी ताकत! आर्यन ने आश्चर्य से अपना चेहरा दिखाया। जब वह अभी भी उन्नत प्रशिक्षु क्षेत्र में था, तो उसकी सुनहरी घंटी ढाल एक मार्शल आर्टिस्ट के हमलों को रोक सकती थी। अब जब वह उन्नत से मध्यवर्ती मार्शल आर्टिस्ट बन गया था, तो सुनहरी घंटी ढाल की सुरक्षा भी काफी बेहतर हो गई थी। लेकिन वह तीर अभी भी उसकी सुनहरी घंटी ढाल पर लहरें और तरंगे पैदा कर सकता था। इस तीर की ताकत कोई मामूली बात नहीं थी। कम से कम एक उन्नत मार्शल आर्टिस्ट के पूर्ण शक्तिशाली हमले के बराबर तो थी ही। शाशा। जिस व्यक्ति ने छिपकर हमला किया था, जब उसने देखा कि उनका तीर इतनी आसानी से अवरुद्ध हो गया है, तो उसने कुछ नहीं कहा और तुरंत भाग गया। यह एक बड़ी मछली है, इसका पीछा करो। आर्यन ने दहाड़ते हुए, हाथ में युद्ध कृपाण लहराते हुए, आगे बढ़ते हुए और उसका पीछा करते हुए कहा। दूसरे युवा गुरु, धीरे चलो। भरत और बाकी लोग करीब से उसका पीछा कर रहे थे, इस डर से कि आर्यन आवेग में आकर कोई नई मुसीबत खड़ी कर देगा। किसी घिरे हुए दुश्मन का पीछा मत करो, यह युद्ध के मैदान का एक शाश्वत सत्य है। प्रतिद्वंद्वी की पृष्ठभूमि और मूल अस्पष्ट थे, और 4 घरेलू रक्षकों की नजर में उनका इस तरह पीछा करना सचमुच नासमझी थी। भागो मत, मैं आ रहा हूं। आर्यन पीछा करते हुए बहुत उत्साहित था। उसे बचपन में खेला गया लुका छिपी का खेल याद आ रहा था। आर्यन जितना जोर से चिल्लाता, दूसरा पक्ष उतनी ही तेजी से भागता। यह जीवन मरण की दौड़ थी, इसलिए उस व्यक्ति के पास पूरी ताकत से भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अरे बाप रे, वह तो बहुत तेज है। क्या वह स्पीड बूस्ट का इस्तेमाल कर रहा है? पलक झपकते ही वह कैसे गायब हो गया? आर्यन ने आधे रास्ते तक पीछा किया और सचमुच उस व्यक्ति को खो दिया। दूसरे युवा गुरु, हमारा इंतजार करो। भरत और बाकी लोग एक कठिन पीछा के बाद आखिरकार उसके पास पहुंच गए। इस दूसरे युवा गुरु की ताकत और भी अथाह होती जा रही थी। हालांकि वे सभी मार्शल आर्टिस्ट की ताकत के मध्य चरण में थे, भरत और बाकी लोग वास्तव में खुद को आर्यन से कहीं ज्यादा धीमे पा रहे थे। वह व्यक्ति खो गया है, अब क्या? आर्यन ने बेबसी से कंधे उचकाए और कहा, मैंने शुरू में सोचा था कि मैं एक जीवित नक्शा पकड़ सकता हूं,
लेकिन मुझे असफल होने की उम्मीद नहीं थी। युवा गुरु, घबराए नहीं, मेरे पास ट्रैक करने का एक तरीका है। यह 1000 मील का चूहा है जिसे मैंने पाला है। यह ट्रैकिंग और खजाने की खोज में सबसे अच्छा है। अलग अलग व्यवसायों का मतलब अलग अलग विशेषज्ञताएं होती हैं। प्रभात, जो आमतौर पर चुप रहता था, इस समय आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक छोटा सा सफेद चूहा था। यह छोटा चूहा सिर्फ एक बच्चे की मुट्ठी के आकार का था, पूरी तरह से बिना किसी मिश्रित रंग के सफेद फर से ढका हुआ था। उसके मुंह के दोनों ओर 3 मूंछें थीं, मानो लगातार कुछ खोज रही हों। वह दिशा। जल्द ही 1000 मील के चूहे ने वह दिशा खोज ली जिस दिशा में हमलावर भागा था। अच्छा, आर्यन ने अपने हाथ में बड़ी कृपाण लहराई और तेजी से पीछा किया। और 10 मिनट से भी कम समय में उनकी आंखों के सामने एक गश्ती दल प्रकट हुआ। इस गश्ती दल में 12 लोग थे, हर एक हट्टा कट्टा और लंबा, कमर पर जानवरों की खाल लिपटी हुई और चेहरे लोहे जैसे काले।